फ्रेंड्स, बड़ी मुश्किल से फिर से काम शुरू होने के बाद संपदा लिविया प्रोजेक्ट भी एनसीएलटी में चला गया है। ऐसे में क्या संपदा लिविया को जानबूझकर एनसीएलटी में खिसकाया गया है, जिससे यूपी रेरा के कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करने वाले ऑर्डर को चैलेंज करके प्रोजेक्ट में काम रोका जाए और घर खरीदारों को परेशान किया जाए। इन सब के बाद अब क्या हो सकता है एनसीएलटी में संपदा लिविया प्रोजेक्ट का, और क्या यूपी रेरा के ऑर्डर का कोई इम्पैक्ट होगा कोर्ट में? ये सब जानने के लिए देखिए आज का एपिसोड लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जो सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आते हैं आज के एपिसोड पर। फ्रेंड्स, संपदा लिविया प्रोजेक्ट के साथ जो हो रहा है वो एक मिसाल बनने वाला है उत्तर प्रदेश और देश के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। आपको सब कुछ बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये प्रोजेक्ट पीएसए इंपेक्स द्वारा चाई 5 सेक्टर ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा था। अचानक इस ग्रुप का प्रमोटर कहीं लापता हो जाता है और प्रोजेक्ट का काम रुक जाता है। लेकिन इसी समय बायर्स का एक ग्रुप इसे पूरा करने के लिए यूपी रेरा में अपील करता है। यूपी रेरा बायर्स की अपील पर रेरा एक्ट के सेक्शन 7 और 8 के प्रोविजन के अनुसार काम करते हुए बायर्स के एसोसिएशन SLB वेलफेयर को प्रोजेक्ट रिहेबिलिटेशन के लिए फिर से कंस्ट्रक्शन शुरू करा के प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए ऑथराइज कर देता है। ये प्रोजेक्ट यूपी रेरा की तरफ से पहला प्रोजेक्ट है जो सेक्शन 8 के तहत रिहेबिलिटेशन में डालकर बायर्स एसोसिएशन द्वारा पूरा करने की कोशिश की जा रही है, जो रेरा लागू होने के बाद देश में पहली बार किया जा रहा है। ऐसे में इसका एनसीएलटी में जाना स्टक प्रोजेक्ट्स के रिहेबिलिटेशन पर ब्रेक लगाने जैसा हो जाएगा। प्रोजेक्ट में काम भी शुरू हो जाता है, लेकिन अचानक से प्रोजेक्ट का एक भारी भरकम क्रेडिटर एनसीएलटी में अपील कर देता है और प्रोजेक्ट पर आईआरपी बैठाने का ऑर्डर आ जाता है। बस यहीं पर आता है ट्विस्ट, क्योंकि ये क्रेडिटर कोई और नहीं बल्कि एक प्रमोटर ही होता है, जिसने संपदा लिविया के ओरिजिनल प्रमोटर से एक डील की थी। इस डील में संपदा लिविया के कुछ यूनिट्स क्रेडिटर को दिए गए थे और उसके बदले संपदा लिविया के कुछ बायर्स को क्रेडिटर के प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दिया गया था। यानी कि पैसे की लेन देन नहीं हुई थी, लेकिन यूनिट्स के बदले यूनिट्स का ट्रांसफ़र हुआ था, जो कई बिल्डर करते हैं। लेकिन इस बेसिस पर प्रोजेक्ट को एनसीएलटी ले जाना जानबूझकर प्रोजेक्ट का काम रोकने की कोशिश था, और ये एक सोची समझी चाल थी जिसके जरिए एक बंद पड़े प्रोजेक्ट में निर्माण पूरा करने के उद्देश्य से फिर से स्टार्ट किए गए कंस्ट्रक्शन के काम को रोका जाए और घर खरीदार को परेशान किया जाए, क्योंकि कानून में एक ऑप्शन दे दिया गया है। ये एक तरीके से यूपी रेरा के सेक्शन 8 वाले प्रोजेक्ट रिहेबिलिटेशन के ऑर्डर को चैलेंज करने जैसा था, जिसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव था प्रोजेक्ट पूरा करवाकर घर खरीदारों को उनका घर दिया जाए, उनका हक दिया जाए। बायर्स एसोसिएशन ने कानूनी सलाह लेते हुए NCLAT यानी कि अपीलीट ट्रिब्यूनल में अपील कर दी है, जिससे क्रेडिटर को एक्सपोज किया जाए कि ये पूरा एफर्ट यूपी रेरा के ऑर्डर से एक रुके हुए प्रोजेक्ट में फिर से काम शुरू करके प्रोजेक्ट को पूरा कराकर घर खरीदारों को घर देने के ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट है। ये केस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए लटकाने की कोशिश है, क्योंकि अगर क्रेडिटर को यूनिट ही चाहिए तो वो बिना प्रोजेक्ट बने नहीं मिल सकता। ऐसे में मुश्किल से दोबारा चल रहे प्रोजेक्ट निर्माण के काम को रोकना किसी के भी हित में नहीं है। ऐसे केस पूरे सेक्टर के लिए एक गलत मिसाल है और इनको हर तरीके से रोका जाना चाहिए। वैसे एनसीएलटी और NCLAT के पिछले कुछ ऑर्डर को देखते हुए ये कहा सकता है कि इस केस का ऑर्डर ऐतिहासिक होने वाला है। इस केस में जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि रियल एस्टेट सेक्टर की इस हालत के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार प्रमोटर और उनकी गलीच हरकतें ही हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए इंडियन रियल्टी वायर्स का चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।